अगला प्रश्न है, त्रिलोचन में कौन सा समास है? समास का नाम पूछ रहा है यहाँ पर त्रिलोचन में। ठीक, देखिए हम तो इस बात को भली भांति जानते हैं कि किसी भी सामासिक शब्द में या समस्त पद में हमेशा दो पद हुआ करते हैं। ठीक, एक होता है प्रथम पद और दूसरा होता है उत्तर पद, या पहला पद और दूसरा पद होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ भी जो समस्त पद दिया गया है इसको भी हम दो पदों में विभाजित करके देख लेते हैं। क्या होगा? त्रिधन लोचन होगा, त्रिधन लोचन होगा। देखिए यहाँ पर त्रि दिया गया है, त्रि का अर्थ होता है तीन। त्रि का अर्थ क्या होता है? तीन होता है, और हम जानते हैं कि यह क्या है? एक संख्या है, ठीक ना। और जहाँ संख्या की बात आती है, जहाँ संख्या की बात आती है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। जहाँ संख्या की बात आती है वहाँ पर द्विगु समास होता है। लेकिन एक बात और भी जरूरी है कि संख्या का होना केवल जरूरी नहीं है, बल्कि दोनों पदों को मिलकर के एक समाहार का निर्माण करना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर समाहार का निर्माण यानी समूह का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। तो क्या होगा? त्रि माने तीन और लोचन का मतलब होता है नेत्र। ठीक, नेत्र। अब इसका समास विग्रह कर लीजिए तो क्या होगा? तीन है नेत्र, नेत्र जिनके, तीन है नेत्र जिनके, अर्थात शंकर जी, शंकर जी। ठीक, अब यह देख लीजिए कि यह कौन सा समास आ गया। तो यहाँ पर हमको बहुब्रीहि समास दिखाई दे रहा है। बहुब्रीहि समास का पहचान आपको मैं बता दूं, एक धन दो बराबर तीन होता है। अब एक धन दो बराबर तीन कहने का मतलब कि पहला पद दूसरे पद के साथ जब मिलता है तो ये दोनों समाप्त हो जाते हैं, इनका महत्व समाप्त हो जाता है। दोनों मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। यह पहला पद, यह दूसरा पद, जब दोनों पद आपस में मिल गए तो दोनों मिलकर के यहाँ तीसरे पद की ओर संकेत कर रहे हैं, तीसरे पद की ओर। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? बहुब्रीहि समास।